नमस्कार। माननीय ज्ञानेश कुमार जो कि अभी सीईसी हैं, उनको ज्ञान एस कुमार कहा जाए, यानी ज्ञान एस यानी इक्का तुरुप का अंग्रेजी का, या ज्ञान एस कुमार कहा जाए, यानी एस यानी गधा। गधे को आप मामूली प्राणी मत समझिए, बहुत बोझ ढोता है। इस सरकार का बोझ भी ज्ञान एस कुमार के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो ये ज्ञानेश कुमार या ज्ञान एस कुमार आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी। और ये सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने किया था जिस ज़माने में सिविल इंजीनियर की कोई कीमत नहीं थी। तो ये आईएएस में घुस गए, केरला काडर मिल गया इनको। लेकिन इन्होंने केरला में बहुत कम टाइम बिताने के लिए लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते रहे। उस हाथ पांव मारने के प्रयास में, प्रोसेस में बहुत सफल भी रहे, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी थे ये डिफेंस प्रोडक्शन के 5 साल तक। कब? जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2007 से 2012, और विजय सिंह डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी थे। विजय सिंह अपने ज़माने के बहुत जाने माने एमपी काडर के अधिकारी रहे हैं और हमेशा अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके बहुत लंबा चौड़ा उनका पारिवारिक परिचय भी है। तो उनके अंडर में ये रह चुके हैं और उनकी हरकतें अब आप देख लीजिए। लेकिन अब क्योंकि ज्ञान एस कुमार भी हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ही गवर्नमेंट बदली 2012 में ये गायब हुए और 13-14 में फिर अवतरित हुए सेंटर में। इस बार वो एडिशनल सेक्रेटरी बन के आए, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके थे। एडिशनल सेक्रेटरी बने होम डिपार्टमेंट में। किसके अंडर में? बिल्कुल सही, अमित शाह जी के अंडर में। और उस वक्त ये कश्मीर का मसला चल रहा था, तो ये कश्मीर के इंचार्ज ही थे, इंचार्ज सेक्रेटरी थे उस समय। और जब ये 370 और ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे 2019 में, तो ये उसके इंचार्ज थे। उसके बाद जब इन्होंने बहुत अच्छा इंचार्जगिरी दिखाया, तो अमित शाह जी ने अपना कोऑपरेटिव सेक्रेटरी भी बना लिया, क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी अमित शाह जी के पास है। तो उन्होंने इसे कोऑपरेटिव का सेक्रेटरी बना लिया। ये 88 बैच के ऑफिसर हैं। फिर आप बात आगे बढ़ी, 2 साल ये कोऑपरेटिव सेक्रेटरी रहे। नवंबर 2024 में रिटायर हुए। अमित शाह जी की कृपा से फरवरी या जनवरी एंड में इलेक्शन कमिश्नर बन गए। इलेक्शन कमीशन में इन्हें जगह दे दी गई। कैसे मिली ये जगह? खैर, अमित शाह जी की कृपा है तो आपको कहीं भी कुछ भी जगह मिल सकती है, ये इन्हें पता है। फिर 2024 का इलेक्शन आ रहा था, मतलब 2024 का इलेक्शन ख़त्म हुआ था। फिर बाद अब 2025 में सारे स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे थे। तो जो नया एक्ट है, सीईसी अपॉइंटमेंट्स एक्ट 2023, उसके अंतर्गत ये पहली बार सीईसी बनाए गए हैं। तो ये पहले सीईसी हैं नए एक्ट के अंतर्गत। नया एक्ट क्या है? इसमें श्री मोदी, श्री शाह और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, ये 3 उसके सदस्य हैं। इन लोगों को ही चुनना है। लेकिन कांग्रेस ने ये मीटिंग का बॉयकॉट किया था, ये कहकर कि आप पुरानी व्यवस्था को लागू रहने दें, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो सदस्य होते थे। तो प्रधानमंत्री, सीजेआई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो इससे क्या एक बैलेंस बनता है। भाई, आप चुनाव कराने जा रहे हो ना, आप रूलिंग पार्टी के सीईसी थोड़ी हो। आप तो 324 धारा के अंतर्गत, हमारे संविधान की 324 धारा के अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑपोजिशन। आपको बैलेंस बना के चलना है। तो ये बैलेंस कैसे बनेगा? जब आप जुडिशरी के किसी आदमी को रखोगे।
तब तो ये माना जाएगा ना कि भाई ये इसका सिलेक्शन बड़े सही ढंग से हुआ है। खैर ये बन गए। अब ज्ञानेश कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चल गया कि आईटी के ग्रेजुएट और ये सब दुनिया भर की जो इन्होंने काम किए हैं, इसमें इन्होंने कितनी अकल लगाई होगी और कितनी चमचागिरी लगाई होगी। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं, उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है। अब इसकी वजह से इनके खिलाफ महाभियोग का भी प्लान है ऑपोजिशन का। अब आप क्या हो, पहले तो ये समझो, आप सीईसी हो, आप कोई सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हो, ना आप प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले हो, ना आपके पास ऐसा कोई इंडिपेंडेंट पावर है जिसके अंतर्गत आप कह सको कि 7 दिन के अंदर मुझे ये जवाब चाहिए, नहीं तो देश से माफी मांगो और ये आपका खारिज। समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। बहुत अच्छी बातें आपने कह डाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जो 1800 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने जमा किए थे 24 के इलेक्शन के तुरंत बाद, उसका क्या हुआ? आप एक एफिडेविट मांग रहे हो राहुल गांधी से, आप एफिडेविट नहीं मांग रहे वो ज्ञानेश्वर मिश्रा से और ठाकुर से। मतलब आप इंडिपेंडेंट हो या ज्ञान एस कुमार हो। तो अब ये महाभियोग तो लाना ही चाहिए इनके खिलाफ। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर ये महाभियोग का प्रस्ताव आ जाता है इनके खिलाफ, 50 एमपी और 100 एमपी दोनों सदनों से अगर प्रस्ताव पेश कर देते हैं जैसे धनखड़ के खिलाफ पेश किया, तो ये अपने आप में एक इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाती है। क्योंकि आप तो न्यूट्रल आदमी हो ना, आप कोई वाइस प्रेसिडेंट तो हो नहीं कि किसी पार्टी ने आपको बैठाया, आप न्यूट्रल आदमी हो, होना चाहिए था। लेकिन ये सीईसी एक्ट के अंतर्गत अब आप सरकारी आदमी हो, तो अगर आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आ गया है तो आपको अपने आप रिजाइन कर देना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि इनके भी बाल बच्चे होंगे जो शायद यूएस में पढ़ रहे होंगे या जहाँ भी पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे और कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहे होंगे, ऐसी पूरी जानकारी अभी नहीं है। उनके भी हो सकते हैं, ये दादा भी बनेंगे। क्या यही भविष्य ये अपने अगले जनरेशन के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या इन्होंने कभी इस बारे में विचार किया? आईआईटी कानपुर में रहते हुए कभी इन्होंने इस बारे में विचार किया कि हमें किस तरह का देश बनाना है आगे चल के? इन लोगों को अपना स्वार्थ, अपना 4-5 लाख का पैकेज जो मिलता है, सीईसी, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, इसी में बहे रहना है। इस बारे में सोचना है इनको। तो ज्ञानेश कुमार जी, आप, मेरा मशवरा तो यही है कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। कम से कम आपकी जो भी बची खुची है इज्जत, वो तो रह जाए। आपके परिवार वाले भविष्य में आपकी वजह से नीचा ना देखें, क्योंकि वो एक राहुल गांधी जी कह ही रहे हैं दुनिया में घूम घूम के कि रिटायर भी हो गए, कहीं भी रह रहे होगे, मैं तुम्हें लाकर पनिश करूंगा। तो क्या इज्जत रह गई आपकी? धन्यवाद।